रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर, एरोबिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंतहाई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से याद किया जाता है, सिंपली इसके स्ट्रक्चर पे और इसके फंक्शंस पे लाभकुशाई होगी। हमारा हर एरोबिक सेल जो है, हर यूकैरियोटिक एरोबिक सेल जो है, उसको अपने टास्क और डिफरेंट एक्टिविटीज को अकम्प्लिश करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वो ऑर्गेनल्स जो हर एरोबिक यूकैरियोटिक सेल को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी इंश्योर करते हैं, जिनको पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से, एनर्जी मिल्स के नाम से और बायोकेमिकल फैक्ट्रीज फॉर दी एटीपी के नाम से याद किया जाता है। उर्फ़े आम में इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लफ्ज़ पे गौर करें तो एक्चुअली ये लफ्ज़ भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वन इज कॉल्ड माइटो। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, फिलामेंट्स, जबकि कॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियन से निकला है जिसका मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया को जब माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया तो इनकी जो शेप थी, यूजुअली वो थ्रेड लाइक, फिलामेंट्स लाइक नजर आते थे माइटोकॉन्ड्रिया, या वो ग्रेनुलर फॉर्म नजर आते थे। तो इसलिए वो ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फिलामेंटस हों और ग्रेनुलर लाइक हों, उनको आगाज में माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया गया। वो सेल बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इस पे अर्ली काम किया, उनमें एक कोलिकर था। कोलिकर ने कहा था फॉर द फर्स्ट टाइम माइटो मीन थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन ग्रेन्यूल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1890 की बात है जब आल्टमान ने इस ऑर्गेनल को जब स्टडी किया तो इसको बायोब्लास्ट के नाम से याद किया। माय डियर स्टूडेंट्स, यही वो ऑर्गेनल्स हैं जिनको यूकैरियोटिक सेल के अंदर कलेक्टिवली कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं। कॉन्ड्रियोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अक्रेंस है कि किस सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट सेल। वो सेल जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, वहां एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो कॉमन सेंस की बात है, उन सेल्स के अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी मिल्स ऑफ द सेल, बायोकेमिकल फैक्ट्रीज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो आए बात करते हैं फ्लाइट मसल सेल्स। वो सेल्स होती हैं विंग्स के अंदर, बर्ड्स के विंग्स में, इंसेक्ट्स के विंग्स में, जहां 5 लाख के करीब एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। बल्कि देखे गए हैं, उनको विजुअलाइज किया गया है कि अबंडेंस है फ्लाइट मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की। इस तरह क्लोरेला की बात करें, जो कि एक सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, इसके एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रियन होता है। हिपैटोसाइट्स, हमारे जो लिवर सेल्स हैं, अगर इनका तज़किरा किया जाए तो हिपैटोसाइट्स के अंदर 500 से लेकर 1000 तक पर सेल माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। इस तरह जो oocytes होते हैं, जो ओवा होते हैं, वो सेल्स जिनसे ओवम बनना होता है, मिच्योर ओवम बनना होता है, इन अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर 30,000 तक
माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। इसी तरह क्याओस क्याओस एक जाइंट अमेबा की स्पीशी है, इसके अंदर 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर सेल। तो ये थी अक्रेंस माइटोकॉन्ड्रिया की डिफरेंट सेल्स के अंदर। अब हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे बात करें, माइटोकॉन्ड्रियन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नजर आता है। तो क्लोरोप्लास्ट की तरह, न्यूक्लियस की तरह माइटोकॉन्ड्रियन भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये जो आउटर मोस्ट आउटलाइन है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, अगर इसको हम आउटर मेम्ब्रेन का नाम दें, और वैसे भी ये आउटर सरफेस पे मौजूद है। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। ना सिर्फ स्मूथ होती है बल्कि इसके अंदर लिपिड्स, स्पेशली फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल्स की अमाउंट जो है वो इनर मेम्ब्रेन की निस्बत ज़्यादा होती है। बहुत कम आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इसके अंदर लिपिड्स का प्रोपोर्शन प्रोटीन्स की निस्बत ज़्यादा है, प्रोटीन्स कम है। दैट्स वाई आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, इट्स टू सम सॉर्ट ऑफ फ्रीली परमिएबल बैरियर। तो बहुत सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया की इस आउटर मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर लेती हैं। अब मसला आता है इनर मेम्ब्रेन का, वो मेम्ब्रेन जिसकी सरफेस पे फोल्डिंग्स होती हैं, इन्वेजिनेशंस होती हैं। इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं, जो कि केमिकली लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं, लाइपोप्रोटीन्स की, लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनर मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे इसका साख्त, इसकी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही है जिस तरह नॉर्मली एक सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एस्टेब्लिश करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को इंश्योर करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इसकी सरफेस पे इन्वेजिनेशंस हैं, फोल्डिंग्स हैं, जो कि एक्चुअली सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, इसको आउटर चैम्बर भी कहते हैं और इसे आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं और इसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कहते हैं। यही वो स्पेस है जहाँ पे बहुत सारा प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे जा रहे होते हैं और उनकी जो एनर्जी यूज होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको आर पार करके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पहुंचाया जाता है। और यही प्रोटॉन जब वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाते हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम में से गुजर के, तो माय डियर स्टूडेंट्स केमी ऑस्मोसिस के जरिए एटीपी जनरेट होती है। अब हम डिटेल बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन और हर वो चैम्बर, हर वो ग्राउंड सब्सटेंस जो मेन ग्राउंड सब्सटेंस है विद इन द माइटोकॉन्ड्रियन, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इस पे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्रिस्टी की शेप है ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में वेरी करती है। तो याद रखिएगा, फर्ज करिए हमारे पास एक एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में ये जो क्रिस्टी होती हैं ये प्लेट लाइक होती हैं, फ्लैट होती हैं और प्लेट लाइक होती हैं। जबकि यही क्रिस्टी जो हैं प्लांट के अंदर, माय डियर स्टूडेंट्स, एनिमल सेल्स में ये प्लेट लाइक होती हैं, फ्लैट होती हैं, जबकि प्लांट सेल में यही क्रिस्टी माय डियर स्टूडेंट्स फिंगर लाइक या ट्यूब लाइक होती हैं। तो ट्यूबुलर क्रिस्टी या फिंगर लाइक क्रिस्टी ये करेक्टरिस्टिक्स है प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया का, जबकि प्लेट लाइक और फ्लैट क्रिस्टी करेक्टरिस्टिक्स है एनिमल सेल का।
तो हर वो ग्राउंड सब्सटेंस जो इस इनर मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है, इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को माय डियर स्टूडेंट्स, इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को हम इनर चैम्बर भी कहते हैं। इनर चैम्बर वो तमाम एरिया है जिसको इनर मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं क्रिस्टी की सरफेस पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की, इन्हीं क्रिस्टी की सरफेस पे, इनर मेम्ब्रेन की सरफेस पे नॉब लाइक, टेनिस रैकेट लाइक और लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको ऑक्सीसोम्स के नाम से याद किया जाता है। इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं और पॉपुलरली इनको F1 पार्टिकल्स के नाम से याद किया जाता है। तो आइए देखते हैं ये टिपिकली F1 पार्टिकल कैसा होता है। एक्चुअली इसके 3 पार्ट होते हैं, ऑक्सीसोम्स के 3 पार्ट होते हैं। एक ये वो पार्ट जिसे F0 या बेस कह रहे हैं, यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से ये क्रिस्टी के साथ अटैच होता है। यहाँ पे प्रोटॉन पंप मौजूद होते हैं और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। इस तरह वो डंडी, वो स्टाक जिसके साथ इसका हेड जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टाक। और स्टाक के ऊपर ये जो एक्सपेंडेड पोर्शन नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ द ऑक्सीसोम। यहीं पे माय डियर स्टूडेंट्स एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, एटीपीएस एक्टिविटी है, जो माय डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम इनकी तादाद की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स एक सेल के अंदर 10 रेज टू पावर 4 से लेकर 10 रेज टू पावर 5 तक ये ऑक्सीसोम्स हो सकते हैं। जितने ज़्यादा ऑक्सीसोम्स होंगे उतनी ज़्यादा एटीपी बनने में फैसिलिटेशन होगी। तो आइए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वो ग्राउंड सब्सटेंस है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स डिसॉल्व होते हैं। ना सिर्फ एंजाइम्स और कोएंजाइम्स डिसॉल्व होते हैं, इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स इसका माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ज़ाती डीएनए भी है और इसकी बहुत सारी अपनी राइबोसोम्स भी हैं जो इसकी बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है जब डिवाइड करते हैं तो ये प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया की ही डिवीजन से बनते हैं नए माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब एक सेल डिवाइड कर रहा है, तो जब नए माइटोकॉन्ड्रिया बन रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका ज़्यादातर कंट्रोल इसका डिवीजन का अपने पास है, मगर बहुत सारी प्रोटीन और बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और कंट्रोल जो है इसका वो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल पे भी होता है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को नॉ डेज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है। ये फुली ऑटोनोमस ऑर्गेनल नहीं है, इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है। तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है या इसको पॉपुलरली सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स के नाम से भी याद किया जाता है। यही वो ऑर्गेनल्स हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट के साथ सिम्बियोन्ट ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन ऑर्गेनल्स का बनना सिम्बायोसिस का कॉन्सिक्वेंस है। बड़ा ही वाइटल फंक्शन जो माय डियर स्टूडेंट क्रेब्स साइकिल में एग्जीक्यूट होता है वो है सेलुलर एस्पिरेशन के 2 इंपॉर्टेंट स्टेप जिन्हें हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट और क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के एंजाइम वो यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे अटैच है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम बिल्ट इन होती हैं और क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे एंजाइम एक एंजाइम को छोड़कर वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डिसॉल्व होते हैं। तो क्रेब्स साइकिल जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ये इंपॉर्टेंट स्टेप हैं एरोबिक सेलुलर एस्पिरेशन के, उनकी साइट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है। इसी तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होती हैं, स्पेशली ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड की जो सिंथेसिस है वो इन्हीं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के डिसॉल्व्ड एंजाइम की वजह से पॉसिबल है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट्स के क्लोरोफिल्स की, मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोफिल की सिंथेसिस होती है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह ये जो साइटोक्रोम्स होते हैं,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इन्वॉल्व होते हैं, ये हीम कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर, इनकी बायोसिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है। इस तरह जो हीम यूनिट है हीमोग्लोबिन का, रेड ब्लड सेल में जब हीमोग्लोबिन बन रही होती है तो उसकी सिंथेसिस का भी टास्क माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करते हैं। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो इनर मेम्ब्रेन जो है, जो क्रिस्टी है, यहाँ पे बिल्ड इन होते हैं। कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 जैसे जो कंपोनेंट्स हैं वो इसी इनर मेम्ब्रेन पे बिल्ड इन होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की साइट्स भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है। इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जैसा जो बायोकेमिकल पाथवे है, उसकी भी सीड जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। लास्ट पे हम बात करेंगे कि ज़रूरत पड़ने पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है माय डियर स्टूडेंट, कैल्शियम को भी स्टोर, ना सिर्फ स्टोर कर सकते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पे इनको रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल के ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड, या तो वो कैल्शियम स्टोर करते हैं मेन, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूरत पड़ने पे कैल्शियम को स्टोर भी करते हैं और रिलीज़ भी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, ये मिटरनल इनहेरिटेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। याद रखिएगा, हमारे हर माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर जो डीएनए है ये फ्रटर्नल ओरिजिन का नहीं है, ये मटरनल ओरिजिन का है। जब हमारा जाइगोट बनता है, स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को, तो उसकी जो टेल है और मिड पीस जो है वो एग के बाहर रह जाती है। तो एक्चुअली स्पर्म के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो मिड पीस के अंदर पैक्ड होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट में नहीं जाते, फर्टिलाइज्ड एग में नहीं जाते। एक्चुअली जब एग फर्टिलाइज होता है तो उसके जो अपने माइटोकॉन्ड्रिया हैं वही एक्चुअली जाइगोट के और अपकमिंग जो सेल्स होंगे एम्ब्रियो के, उनमें जाएंगे। तो एक्चुअली ये जो हमारा डीएनए है हमारे हर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये मैटरनल ओरिजिन का है, फिटर्नल ओरिजिन का नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो उसकी वजह यही है, ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं यहाँ पे एटीपी को प्रोड्यूस करने के एंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाते हैं, एक्टिवेट करके मिलाते हैं और हमारे पास एटीपी बनती है। तो अगर एक टिपिकल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात करें तो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक ग्लूकोज की जब कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन से ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो हमें 36 एटीपी मिलते हैं। जबकि जब एक फैटी एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटल को ए में कन्वर्ट होकर, तो हमारे सेल को 48 एटीपी मिलते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।